मैं सऊदी अरब 5 साल के लिए कमाने गया। अभी आए मुझे 1 साल ही गुजरा था कि मेरी बीवी का फोन आया और कहने लगी अब तुम पैसे ना भेजा करो क्योंकि अम्मा और मैंने मिलकर घर में सिलाई सेंटर खोल लिया है, बल्कि अब हम तुमको पैसे भेजा करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ और बड़ा हैरान भी। फिर मेरी बीवी मुझे लाखों रुपए भेजती, मैं फुल अयाशी करता। फिर एक दिन मैं बताए बगैर ही वापस घर आया तो मेरी आंखें फट गई ये देख कर के बीवी और अम्मा ने तो मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था, सिर्फ कहने को अकलौता था। घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ 3 बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। अभी मैं मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग ही हुआ था कि मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। इस अचानक हादसे की वजह से मुझे अपनी तालीम को खैर आबाद कहना पड़ा। हालांकि मुझे मज़ीद तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, मगर किस्मत मुझे अलग ही मोड़ पर ले गई। मैंने भी चुपचाप किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया। कुछ अर्सा तो मैं अपने घर के पास ही मुख्तलिफ जगहों पर काम करता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था खर्च बढ़ते चले जा रहे थे। मैं इस सूरत हाल से सख्त दिल बर्दाश्त हो गया था। इसी परेशानी और मुश्किल में दिन कट रहे थे कि एक दिन मेरा एक कज़न मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो सऊदी अरब जा रहा है एक अच्छी नौकरी के लिए, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? मैंने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। सच ये था कि मैं भी इस जिंदगी से तंग आ गया था। रोज रोज की खवारी ने ज़हनी तौर पर बेहद थका दिया था। कुछ दिन लगे माँ और बहनों को बनाने में, बल आखिर मुझे घर से इजाजत मिल ही गई। मैंने अपनी सफरी दस्तावेजात जमा करवाए और अल्लाह का नाम लेकर सफर की तैयारियां करने लगा। अभी मैं इन सब में ही मसरूफ था कि एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आ गया। उम्र में तो वो मुझसे भी छोटी थी, मगर दोनों बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरी और इसकी सबसे ज्यादा बनती भी थी। मैंने लड़की की फैमिली से मिलकर फिलहाल सिर्फ मंगनी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था और साथ में ये भी चाहता था कि जब तक इसकी शादी में वक्त है तब तक वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे। इन्हीं सब सोचों और उम्मीदों के साथ अपनों की दुआओं में घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल आया। जाने से पहले मैं अपने ताया के घर जाकर इनसे अपने घर वालों की देखभाल का वादा लेकर आया। मेरे लिए घर को बिना किसी मर्द की मौजूदगी के छोड़कर आना बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अब एक फैसला कर लिया था और इसी पर कायम रहना था मुझे। मैंने सारी परेशानियों से वक्ती तौर पर छुटकारा पाने के लिए आंखें मोड़ ली, सर सीट की पर से टिका लिया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होने लगा। मेरा नाम फरहान है, मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं न सिर्फ अपने माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ, बल्कि घर का सरबराह भी अब मैं ही हूँ। मेरी कहानी जिंदगी की कठिनाइयों से भरपूर है। मुझे अपनी फैमिली बहुत अजीज है और इनके आराम और सुकून के लिए मैंने अपने सुकून की कुर्बानी देने का फैसला किया। दिल पर पत्थर रख कर ही सही, मगर मैंने अपनी तालीम को खैर आबाद कह ही दिया। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं, मगर जिंदगी की हर तलखी से वाकिफ हूँ। मैंने अपनी फैमिली को सुकून भरी चाहों मुहैया करने के लिए खुद को कड़ी धूप में झुलाया। मेरे लिए वो दिन बहुत मुशक्कत भरे थे। कभी कभी मैं सोचता था कि काश मैं अपना मुल्क छोड़कर दियारे गैर कभी ना आता, मगर बास दफा हमें अनचाहे फैसले भी करने पड़ते हैं और मैंने भी किए। मैंने एक दिन में 3 नौकरियां तक की, एक वक्त की रोटी खाना और 2 वक्त की रोटी के पैसे बचा कर रख देता। मैंने अभी अपनी 3 बहनों की तालीम के अखराजात पूरे करने थे और इनके अच्छे घरों में शादियां भी करनी थी। इन सब के लिए मुझे अपनी जिंदगी के लिए कई कीमती साल कुर्बान करने थे। मैंने भी हर चीज का प्लान बना कर रखा हुआ था, मगर मैं इन सब में ये भूल गया था कि हम जितने भी प्लान बना ले वो सब किस्मत की सामने धरे के धरे रह जाते हैं। मेरी जिंदगी की काया भी उसी दिन पलट गई जब मेरी जिंदगी में एक नए शख्स की आमद हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैं अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने ही मेरा कजन खड़ा था। हम दोनों साथ सऊदी अरब जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर इससे मुसाफा किया। कुछ देर के बाद हम मामूल चेकिंग वगैरह से फारिग होकर जहाज में सवार हो गए थे। मेरा दिमाग अभी भी पीछे अपने घर में उलझा हुआ था। मैं परेशान था कि सब किस तरह रहेंगे। इसी परेशानी में डूबे डूबे मैं नींद की वादियों में उतर गया। वो एक अजीब रात थी। कभी यूं लगता कि वो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं, मगर ये मुमकिन नहीं था। वो सब हकीकी जिंदगी का ही एक हिस्सा था। मेरी जिंदगी में आने वाली वो रात और वो औरत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं वो पल कभी भूल नहीं पाया जिन पलों में वो मेरे साथ थी। वो बहुत खूबसूरत तो ना थी, मगर वो पुरकशिश जरूर थी। दुनिया वालों की नजर में ना सही, मगर मेरी नजर में थी। न जाने इसमें ऐसा क्या था कि मैं बेसाख्ता इसकी ओर खींचा चला गया। वो वहीं इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती थी। कहने को वो बरतानवी शहरियत के मालिक थे, मगर लगती वो एशियाई थी। मेरी पहली बार इससे बातचीत एक सुपरमार्केट में शुरू हुई। वो इससे मेरी पहली मुलाकात थी। वो मेरे आगे अपनी ट्रॉली लेकर खड़ी थी और मैं ऐन इसके पीछे था। अगली बारी काउंटर पे इसी की थी, मगर वो
वो अपने पर्स में पूरी तरह उलझी हुई थी। थोड़ी देर बाद इसने सर उठाया तो इसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। मैंने इससे वजह पूछनी चाही मगर मैं फिल वक्त वहाँ की जबान से ना इल्म था। तब काउंटर पर मौजूदा लड़के ने, जो कि एक इंडियन था, मेरी मदद करते हुए मुझे बताया कि वो लड़की अपना पर्स कहीं खो चुकी है। अब इसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं। मैंने इसकी मुश्किल देखते हुए इसके मना करने के बावजूद अपना इसके साथ बिल भी अदा कर दिया। वो बेसाख्ता मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। बाहर आकर इसने मुझसे उर्दू में बात शुरू की तो मैं हैरान रह गया। तब इसने मेरी हैरान शक्ल देखते हुए मुझे बताया कि इसकी माँ पाकिस्तानी थी, इसलिए गुजारे लायक उर्दू इसे भी आती है। इसके साथ चलते चलते मैंने एक बात नोट की कि वो मेरे साथ साथ ही चल रही है, और जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है जहां तुम जा रहे हो। इस इत्तेफाक पर हम दोनों ही बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। इसने बताया कि वो एक स्टूडेंट है, इसका नाम नूरुल ऐन है और वो करीब के कॉलेज में ही पढ़ती है। बातों बातों में इसने बताया कि वो एक मुस्लिम है और इसके वालिदैन भी मुस्लिम हैं। अब हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। मैं अक्सर डायरी लिखा करता था, ये मेरी पुख्ता आदत थी। इस सफर में भी मेरी डायरी मेरे हमरा थी। मुकर्रर वक्त पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। ये सऊदी अरब था, प्यार करने वालों का मुल्क। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। ये एक नया और अनजान मुल्क था। मैं अपने कसन के हमरा आगे बढ़ने लगा। बाहर आकर हमने टैक्सी ली। कुछ देर बाद हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ हर तरफ खूबसूरत इमारत थी। एक लम्हे को मेरा दिल इस माहौल से घबराया नहीं और हम बामुश्किल लंबे सफर के बाद हम मंजिल तक पहुंच कर रुके और सामने ही हमारा फ्लैट था। हम अंदर दाखिल हुए और सुकून की सांस ली और कुछ खाने के बाद हमने आराम किया, क्योंकि अगली सुबह हमें नौकरी पे भी जाना था। मैं अगले दिन अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था कि रास्ते में मुझे वो लड़की दिखी, गमगीन सूरत बैठी हुई नजर आई। मैं इसके करीब गया और इससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है और इतनी परेशान क्यों है। तो इसने बताया कि इसके माँ और बाप के बीच आज फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने इसकी बात सुनकर इसे अपने साथ आने को कहा और बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगा। मेरी बात सुनकर इसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम इन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते। इसकी बात सुनकर मैं इसे सवाए तसल्ली के कुछ ना दे पाया। फिर कुछ दिन वो मुझे नजर ही ना आई। मैंने इसकी एक दोस्त से इसका पूछा तो इसने मुझे बताया कि वो अपनी माँ और बाप के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गई है। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि वो बिना मुझे कुछ बताए कैसे चलेगी, मगर वो मुझे बताती भी तो क्यों? आखिर हमारा कौन सा कोई रिश्ता था जो वो मुझे बता कर जाती। बहरहाल कुछ दिन मैं इसके बारे में सोचता रहा कि न जाने क्यों इस तरह वो अचानक यहाँ से चली गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद इसकी वजह इसकी माँ हो। इन्हीं दिनों मैंने एक और नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैं एक दिन में 3 नौकरियां कर रहा था। इसके बावजूद खर्चे थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार बचत करने का सोचा ताकि अपना अलग से फ्लैट ले सकूं, मगर हर बार ही कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता। अब मैं भी बचत का ही सोच रहा था कि खानदान में किसी की शादी का शोर उठा। घर वालों को एक माकूल रकम भेजनी पड़ी ताकि वो अच्छी तरह शादी में शिरकत कर सकें। गुजरते वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। मैं मजीद नौकरियों की तलाश में पड़ गया। हर तरफ से जैसे मुश्किलात ने घेर लिया था। इन दिनों की बात है कि एक दिन एक मेडिकल स्टोर के बाहर मुझे वही लड़की दिखी और मैंने इसे बेसाख्ता आवाज देकर रोक दिया। इसने पलट कर मेरी तरफ देखा और मुझसे मिलने के लिए मेरी तरफ आई। मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद इससे इसकी खैरियत दराफ्त की तो इसने मुझे बताया कि इसके माँ बाप की बीच एक बार फिर इसको लेकर बहुत बड़ी बहस हुई। इसकी माँ चाहती है कि वो पढ़े और बाप चाहता है कि नौकरी करे। मैंने इससे पूछा कि वो क्या चाहती है तो इसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है और साथ में पार्ट टाइम कोई जॉब कर लेगी। फिर हम काफी देर तक बातें करते रहे। एक दिन वो मुझे अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गई। मैंने जब इसकी माँ से मुलाकात की तो मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। मैं बावजूद कोशिश के पहचान न सका तो इनसे पूछ बैठा। मेरी बात सुनकर वो हंसी और बोली, मैं सालों से यहाँ रह रही हूँ और तुम अभी आए हो तो मुझे कैसे जान सकते हो? इनकी बात में दम था, मगर अगली बहुत से दिन इनका चेहरा मेरी याददाश्त से हट ना सका। एक दिन मैं नाइट शिफ्ट से वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने आगे जाकर देखा तो किसी का एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जमीन पर पड़ी कराह रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़कर इसे अस्पताल लेकर गया और इमरजेंसी में फौरन इतला कर दी। अगले कुछ घंटे मेरे कॉरिडोर में टहलते हुए गुजरे। सुबह के करीब डॉक्टर ने आकर मुझे इतला दी कि वो होश में आ गई है और आप अब इनसे मिल सकते हैं। मैं धड़कते दिल के साथ रूम में दाखिल हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था। थोड़ी देर बाद वो आंखें बंद करके लेट गई। मैंने इसकी तरफ देखा। वो बहुत पुरकशिश थी। इसके नैन नक्श
بہت خوبصورت تھے، وہ بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ میری نظر اس کے بالوں پر ٹھہر گئی، گولڈن کلر کی زلفیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میرے ارتکاز سے وہ نیند میں کشمکش آئی تو میں پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن میں نے جاب سے چھٹی کر لی، وہ پورا دن اس کی دیکھ بھال میں گزارا۔ وہ میری اخلاق سے کافی متاثر ہوئی، میں نے بھی اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ کچھ دن بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی تو میں اسے اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ وہ بھی ایک فلیٹ میں رہتی تھی، مگر وہ میرے فلیٹ سے کئی گنا بہتر تھا۔ میں نے اس کو اس کے کمرے تک پہنچانے میں اس کی مدد کی، پھر کچن میں جا کر اس کے لیے کچھ کھانے کو بنایا۔ شام سے پہلے وہ دوا لے کر سو گئی۔ رفتہ رفتہ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ اس کا نام اریبہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے دل میں اپنی جگہ بنانے لگی تھی، مجھے اس کے بنا رہنا مشکل لگنے لگا۔ ایک دن میں نے اپنے دل کی بات اس سے کی تو اس کی طرف سے مثبت جواب سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں نے اس کی خاطر بچت کرنا شروع کر دی۔ وہ خود بھی جاب کرتی تھی اور پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ انہی دنوں میری بہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں یہ سوچ کر دکھی ہو گیا کہ مجھے بنا بتائے تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ بہرحال بہن کو بات کر کے اس سے مبارکباد دی اور دعائیں دی۔ میں نے اریبہ کو بھی اس بارے میں بتایا، اس نے سن کر مجھے مبارکباد دی۔ ہم روز ملنے لگے۔ میں نے اب اس کے ساتھ ہی جاب شروع کر دی تھی۔ ہم ساتھ جاتے ہیں اور ساتھ واپس آتے۔ ایک دن میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا اور اس نے ہاں بھی کر دی۔ میں ابھی تک اس کی فیملی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں، وہ ایک یتیم خانے میں پلی پڑی ہے۔ مجھے کافی دکھ ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہمیشہ اس کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میرا ارادہ جلد ہی اسے شادی کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اماں کو فون کر کے ساری بات بتائی تو اماں کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس نے میرے ارد گرد دھماکے کر دیے۔ کتنے ہی دن میں اماں کی بات پر یقین کرنے کی کوشش میں لگا رہا، کتنے ہی دن میں نے دعائیں کی کہ کاش ایسا نہ ہو، مگر حقیقت وہی تھی جو میں نے نہ سنی تھی۔ پھر میں نے اچانک فیصلہ کیا اور اریبہ سے شادی کی تاریخ کی بات کر دی۔ اس نے اتنی جلدی کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس سے اصل بات نہیں بتائی۔ بہرحال وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اپنی کزن اور کچھ دوستوں کو اکٹھا کر کے بتایا اور شادی کے انتظامات کرنے کو کہا۔ میرا وہ کزن میرے بچپن کا دوست بھی تھا اور مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بتا دے گا۔ میرے دوستوں نے مل کر کافی اچھا انتظام کر لیا تھا۔ اگلے ہفتے ہی ہماری شادی ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ خوشیاں وقتی تھی۔ میں نے پھر سے نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا اور اریبہ بھی میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ ابھی میں بمشکل ہی خرچے پورے کر پا رہا تھا کہ ایک دن اماں کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جو پیسے انہیں بھیجا کرتا تھا اسے بچت کر کے انہوں نے ایک سلائی سینٹر کھول لیا ہے۔ گھر میں اس سے کافی اچھی کمائی ہو جاتی ہے، تم اب پیسے مت بھیجنا بلکہ میں خود تمہیں پیسے بھیجا کروں گی اور تم بھی کوشش کر کے جلدی وہاں سے واپس چلے آنا۔ میں ان کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ چلو خرچے کی طرف سے میری پریشانی ایک حد تک کم ہو گئی، مگر واپس آنے کے بعد میرے لیے پریشان کن تھی۔ پھر کچھ دن کی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا کہ جتنے بھی پیسے جمع ہوئے تھے اسے لے کر میں پاکستان جا کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا، مگر میں اریبہ کو اکیلے چھوڑ کے کیسے جا سکتا تھا اور اگر اسے ساتھ لے کر جاتا تو اماں سے کیا کہتا۔ میں دوری مشکل میں پھنس گیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا، کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تبھی میں نے اریبہ کو ساری صورتحال بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آج نہ صحیح کل تو مجھے واپس جانا ہی تھا، اریبہ کو ساتھ لے کر ہی جانا تھا۔ میری ساری بات سن کر اس نے مجھے کہا کہ فی الوقت میں چلا جاؤں، جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو اسے بھی لے جاؤں۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر مجبوری میں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ میں اگلے ہفتے ہی واپس ہی یہ ٹکٹ بک کروائی اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دن میری روانگی تھی۔ میں ایک لمبے عرصے کے بعد وطن واپس آ رہا تھا، مگر اریبہ کی وجہ سے کافی اداس بھی تھا۔ وہ بھی دکھی نظر آ رہی تھی۔ میرے سارے دوست مجھے ملنے آئے تھے، مگر اس سب میں سے ایک شخص کو بھول گیا تھا اور وہ تھی نور العین۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنی شادی میں بلانا تو دور کی بات، اپنی شادی کی اطلاع تک نہ دے سکا، اور وہ بھی مجھے عرصہ ہوا کہیں دکھی نہیں تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی کزن سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، عرصہ ہوا اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر آج وہ اچانک مجھے یاد آئی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھا میں ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ میرا کزن میرے ساتھ مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ اریبہ کا خیال رکھنا اور نور العین کے بارے میں اگر کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے فوراً بتانا۔ میری بات سن کر اس نے اسباب میں سر ہلا دیا اور میں بنا بتائے گھر کو چل پڑا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے ہی وہ اس کی ماں بیٹھے تھے۔ میرے وہم و
गमान में भी नहीं था कि कभी वो यूं मेरे घर में बैठी होंगी, जिसके बारे में मैं सोच सोच कर परेशान हो गया था। वो तो यहाँ मेरे घर में मेरे सामने बैठी थी। इसे देखकर मैं वही साकत हो गया कि क्या करूं, मगर जैसे जैसे मेरे हवास बेदार होने लगे, मेरे दिमाग में सवालात के भरमार होने लगे। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वो मेरे घर में क्या कर रही थी, आखिर वो यहाँ पहुंची किस तरह, और तो और इसकी माँ और बाप वहाँ क्यों हैं, आखिर क्या बात है कि वो यहाँ मौजूद हैं। क्या इसने मेरे घर वालों को अरीबा के बारे में कुछ बताया तो नहीं, क्योंकि वो भले ही अरीबा और मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी, मगर हमारे प्रपोजल के बारे में जरूर जानती थी। वो नूरुल ऐन थी जो इतने दिनों से गायब थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूं मुझे मेरे ही घर में मिलेगी। अभी मैं इन सब में ही उलझा हुआ था कि इसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट के तासुरात देखकर इसे शायद मेरी परेशानी का अंदाजा हो गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली समेत हम मेरे घर वालों से रुखसत लेकर चली गई। मैं अभी भी सख्ते में था। खैर फिलहाल के लिए तो बला टली थी। मैं आगे बढ़ा और अपने घर वालों से मिलने लगा। मैं एक लंबे अरसे बाद इन सब से मिल रहा था। मेरी माँ की आंखों में बात बात में आंसू आते जा रहे थे। मैं इन्हें चुप करवाने लगा, मगर मेरा जहन सिर्फ एक ही उलझन में था कि कहीं इसने मेरे घर वालों से कुछ कह तो नहीं दिया। वो इन्हें किस तरह जानती हैं। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए मुझे सुबह तक का इंतजार करना था। अगली सुबह होते ही मैं इसकी तलाश में निकल गया। मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ रहती है। इसका कोई अता पता भी मेरे पास ना था, ना कोई राब्ता नंबर था। मैं इसे ढूंढता तो आखिर कहाँ ढूंढता। बल आखिर पूरे दिन की तलाशी के बाद मैं आखिर थक हार कर घर लौट आया। शाम होते ही मैंने माँ से पूछने का फैसला किया। खाने से फारिग होकर मैंने माँ से बातों बातों में जिक्र किया तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने बताया कि वो मेरी खाला जात है और वही मेरी बचपन की मनकुआ भी है। मैं एकदम परेशान हो गया। वो मेरी मनकुआ थी और मुझे पता भी नहीं चला। कुछ अरसे पहले, मेरी शादी से कुछ दिन पहले, माँ ने मुझे कॉल करके ये तो बताया था कि मेरा निकाह बचपन में ही एक कजन से हो गया था। उस वक्त मैंने ये नहीं पूछा था कि वो कजन कौन थी, मगर इसके बावजूद मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि वो कजन नूरुल ऐन होगी। क्या पता इसे भी इस सब के बारे में ना पता हो, मगर इसके रवैये से लग तो नहीं रहा था कि वो मुझे वहाँ देखकर हैरान हुई थी। इन्हीं सोचों में मैं गहरे में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह माँ के बताए गए पते पर जाने के लिए मैं घर से जल्दी निकल आया। कुछ देर की तलाशी के बाद बल आखिर में पता ढूंढने में कामयाब हो ही गया। अब मैं इनके दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के आने की आवाज आई और इसके साथ ही दरवाजा खोल दिया गया। खोलने वाली ने जब मुझे दरवाजे पे खड़े देखा तो एकदम हैरान हो गई। फिर साइड पर होकर रास्ते देते हुए बोली कि अंदर आ जाओ। मैं इसकी तकलीफ पे इसके पीछे चलने लगा और अंदर एक कमरे में जाकर इसने मुझे बैठने को कहा और खुद भी मेरे साथ बैठ गई। मैंने इसकी तरफ देखा और बात शुरू की। क्या तुमने मेरे घर वालों को मेरी शादी के मुतालिक बताया है? मेरे सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दी। मेरी आवाज में साफ अंदेशे बोल रहे थे। मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो इसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही बताऊंगी। मैं इसका जवाब सुनकर पुरसुकून हो गया और फिर इससे सब अहम सवाल करने लगा कि तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी कजन और बचपन की मनकुआ हो। तो इसने कहा कि वो इस सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी और ये बात बहुत पुरानी बात है, इस पर बात करके क्या फायदा। अब जब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था तो मैंने भी अम्मा से बात करने का फैसला किया। जब अम्मा नहीं मानी तो मैंने इन्हें मेरी और अरीबा की शादी के बारे में बता दिया। फिर कुछ वक्त के बाद मैंने अरीबा को वापस लाने का फैसला किया। इन सब में काफी वक्त लग गया। वो यहाँ आकर काफी खुश थी। इसने जिंदगी में कभी फैमिली नहीं देखी थी। वो नहीं जानती थी कि फैमिली का एहसास क्या होता है, इसलिए वो बहुत जल्द यहाँ घुल मिल गई थी। अम्मा भी इससे बहुत मुतासिर नजर आ रही थी। वो थी ही ऐसे दिल मुंह लेने वाली। कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। मैं अपनी लाडली बहन की शादी बहुत शानदार तरीके से करना चाहता था। अरीबा भी हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आया तो मैं यहाँ कारोबार सेट करने था, मगर इन समय वक्त ही ना मिला और अब शादी की मसरूफियात भी सर पर आन पड़ी। इन्हीं दिनों मेरा कजन भी वापस आ गया। वो मेरी बहुत मदद कर रहा था। शादी के तमाम इंतजामात वही संभाल रहा था। आज मेरी बहन की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं बहन से मिलने इसके कमरे में गया तो वहाँ इसके पास ही नूरुल ऐन बैठी थी। इसने एक नजर उठाकर मुझे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गर्दन मोड़कर इसे बाहर जाते देखा और सोचने लगा कि कैसी अजीब लड़की है कि एक बार भी शिकवा नहीं किया मुझसे, वरना ऐसी सूरत हाल में लड़कियां तो बहुत वावेला करती हैं। खैर बहन से मिलकर इसे शादी का तोहफा देकर मैं बाहर आ गया। हर तरफ शाम के साए बिखरे हुए थे। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी
थी तो मैंने मुड़कर देखा तो वो अरीबा थी। मुझे देखकर मुस्कुराती मैंने इसे साथ बैठने की जगह दी और इससे बातें करने लगा। मैं अरीबा के साथ काफी खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। वो दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। 2 दिन बाद वलीमा था। वो हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मुझे इसके इस रवैये से उलझन हो रही थी। वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हैरत की बात तो ये थी कि अम्मा भी मुझे कुछ नहीं कह रही थी। इन्होंने अरीबा को भी कबूल कर लिया था। मेरा इरादा अब यही रहकर कुछ करने का था। मैंने माँ से बात करके कारोबार शुरू करने का सोचा। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ माँ और अरीबा ने दे दिए। मैंने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद मेरा काम चलना शुरू हो गया। जिंदगी एक नए रुख पर मुड़ गई। सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक नूरुलैन आ गई। वो अलविदा कहने आई थी। इसने बताया कि वह वापस अपने वालिदैन के साथ सऊदी अरब जा रही है और वापस नहीं आएगी। ये सुनकर मैं और परेशान हो गया। अगले दिन मैं इससे मिलने इसके घर गया तो वो घर पर ही मौजूद थी। मैंने इससे पूछा कि इसने क्या सोचा है आगे का। वो इसने कहा के बारे में क्या सोचती है। इसने कहा कि वो बड़ों का फैसला था जो हमारे बचपन में किया गया, मगर हम बड़े हो चुके हैं। तुमने भी अपना घर बसा लिया है और मेरी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं। यूं इस रिश्ते से जो तुम चाहो तो हम अरीबा के इल्म लाए बगैर इस मामले को खत्म कर सकते हैं। इसकी पूरी बात सुनकर मैंने इससे कहा मगर अम्मा नहीं मानेंगी। इनकी फिक्र मत करो, इनसे मैं खुद ही बात कर लूंगी। मेरी बात सुनकर इसने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी मुतमईन होकर घर चल दिया। अगले दिन वो हमारे घर आई और माँ के कमरे में बैठकर काफी देर न जाने इनसे क्या बातें करती रही। फिर जब वो माँ के साथ बाहर निकली तो इसके चेहरे पर सब ठीक का साइन था। मैंने माँ की तरफ देखा तो इनकी आंखों में मेरे लिए शिकवा झलक रहा था। जो मैंने नजरें चुरा ली। फिर इसके जाने से पहले पहले मैंने तलाक का इंतजाम कर लिया और ये मरहला भी अपने अंजाम को पहुंचा। मुझे वो यूं लग रहा था जैसे मैं एक तवील मुसाफिर तय करके आया हूँ। मैंने देखा मेरी माँ अभी सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने पर दुखी थी और रही बात मेरी तो मेरा दिल मुझे क्या कह रहा था मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर ना थी। वो आज जा रहे थे। हम सब से मिलकर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मैं इन्हें छोड़ने जा रहा था। सारे रास्ते हमारे बीच कोई बात ना हुई। मुझे यूं लग रहा था जैसे इसके वालिदैन भी मुझसे खफा से हैं। मैं इनसे बात करने की हिम्मत ही ना कर पाया। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और उतर के इनका सामान उतारने में मदद करने लगा। इन सब से फारिग होकर वो अंदर जाने लगी तो वो रुकी और एक कागज मेरे हाथ में थमाया। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने कहा ये तुम्हारे लिए है। फिर वो अंदर की तरफ चली गई। मैं वापसी के लिए मुड़ा और गाड़ी में बैठकर वो कागज खोला तो इसमें खत दर्ज था। मैंने पढ़ना शुरू किया तो लिखा था जब तुम ये पढ़ रहे होगे उस वक्त मैं तुमसे वो दूर जा रही होंगी। मैंने जब पहली बार सऊदी अरब में तुम्हें देखा था मैं तभी पहचान गई थी। हम 20 सालों से पाकिस्तान नहीं आए थे मगर तुम्हारी माँ से हम राब्ते में रहते थे। वो गाए बगाए तुम्हारी तस्वीरें भेजती रहती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि तुम सऊदी अरब आ रहे हो मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम सऊदी अरब में किस शहर में आओगे। फिर जब मैंने तुम्हें सुपरमार्केट में देखा और खाला से भी पूछा तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये तुम ही हो। मैं शुरू से जानती थी कि तुम मेरी कजन हो। रही बात निकाह की तो ये बात भी मुझे पता चल गई थी। देर से सही मगर माँ ने बता दिया था। हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। तुम इन मुलाकातों को दोस्ती का नाम देते थे और मैं मोहब्बत का देने लगी थी। तुम्हारे साथ गुजरे सारे लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे। मुझे याद है एक दिन तो मेरे पास आए। तुम बहुत परेशान थे। उस वक्त मैंने तुम्हारी परेशानी की वजह पूछी तो तुमने बताया कि तुम्हें जॉब की जरूरत है। वहाँ मेरी दोस्त थी वो वहाँ काम करती थी। वही मैंने तुम्हें लगवा दिया। तुम एक दिन में 3-3 नौकरियां करते थे। फिर एक दिन मेरे माँ बाप के बीच तक झगड़ा हो गया। हम दूसरे शहर चले गए और मैं तुम्हें बिना बताए वहाँ से चली गई। जब वापस आई तो पता चला कि तुम मुझे तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें अरीबा के साथ देखा। तुम शायद नहीं जानते हो कि अरीबा मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है। मैंने इससे वादा लिया था कि वो तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताएगी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। निकाह वाली बात इससे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। इसने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। मैं चाहती हूँ तुम इसे बहुत खुश रखो। यहाँ आकर तुमसे तलाक लेना ये सब मेरा अपना जाती फैसला है और यही हम सब के लिए बेहतर है। मैं बेशक तुमसे मोहब्बत कर बैठी मगर मुझे जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला किया। शायद मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ जाऊं मगर उस वक्त मैं इस माहौल से दूर जाकर अपने दिल के जख्म को बढ़ना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे ये सब छुपाने पर माफ कर दोगे। इसका खत पढ़कर मैं कंग रह गया। वो सब जानती थी मगर इसने कभी मुझे एहसास तक ना होने दिया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं कितनी ही देर इस खत के एहसार में रहा और अरीबा इसके कितने करीब थी और मुझे पता ना चला। उस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझ रहा था मगर मेरा दिल इस मामले में मुझे क्या कहता
रहता ये मैं नहीं जानता था। बस गुजरते वक्त के साथ साथ इसकी याद मेरे दिल और दिमाग में नक्श होकर रह गई थी और मैं जानता था कि ये अब कभी नहीं मिटने वाली। और यही मेरी कहानी का इख्तिताम था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।